Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 चैप्टर 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एग्रीमेंट एंड ए कॉन्ट्रैक्ट। दोनों की डेफिनेशन बतानी है। क्या फर्क है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में? कॉन्ट्रैक्ट है एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 के एंड में कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई इशू तो नहीं इस क्वेश्चन को? रिक्वायरमेंट समझ आ रही? सिंपल। ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग, इज इट ट्रू? क्या ये ट्रू है बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए? नहीं, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी इक्वली वैलिड है। हाँ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनका रिटन फॉर्म में होना जरूरी है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनका रिटन फॉर्म में होना जरूरी है? तो कुछ नहीं पता हमें कौन से कॉन्ट्रैक्ट। गिफ्ट फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन और टाइम बार डेट। थर्ड एग्जांपल कौन सी है? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। क्वेश्चन 4, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट। हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जी, कौन? माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। 3, पर्सन डिस्क्वालिफाइड लॉ की बहुत सी एग्जांपल है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जो इंसॉल्वेंट है। 4 में कोई इशू तो नहीं। 5 केस स्टडी है। ओवर ए कप ऑफ कॉफी इन ए रेस्टोरेंट, फैसल इनवाइट्स वकास टू ए डिनर एट हिज हाउस ऑन द संडे। वकास हायर्स ए टैक्सी एंड रीचेस फैसल्स हाउस एट द अपॉइंटेड टाइम, बट फैसल ने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था। कैन वकास रिकवर एनी डैमेजेस फ्रॉम फैसल? क्यों नहीं कर सकता? एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर जो होते हैं इनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं। अच्छा, फर्ज कीजिए अगर फैसल ने खाना शाना पकाया होता और वकास ना आता, तो क्या फिर फैसल खाने का खर्चा वकास से ले सकता था? वो भी नहीं ले सकता था, वो भी सोशल। लेकिन क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को बाइंडिंग करार दिया जा सकता है इन्फोर्सेबल बाय लॉ? एक्सप्रेसली लिखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है? वरना अगर कुछ नहीं लिखा तो प्रिजम्पशन क्या होती है हमारी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में, रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, जबकि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। जुमे की नमाज में एक बंदा बैठा था, मौलवी साहब ने खुतबा बड़े पुरजोश अंदाज में दिया। बंदे ने जज्बाती होकर कहा कि जी मेरी जगह पे जो सिनेमा बना हुआ है वो मैं मस्जिद को देने का ऐलान करता हूँ। घर जाके 2-4 दोस्तों से मिला तो उसे जरा थोड़ा एहसास हुआ तो वो मुकर गया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये एग्रीमेंट इन्फोर्स करवाया जा सकता है? क्यों? रिलीजियस नेचर का है, इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप वादा करते हैं इमाम साहब के साथ मोहल्ले की मस्जिद में कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, क्योंकि सोशल और रिलीजियस नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, उनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। कंसेप्ट समझ आ गया? ये भी इसी की एग्जांपल थी। क्वेश्चन 6, अच्छा क्वेश्चन 6 अच्छा क्वेश्चन है। बी सेंड एन ऑर्डर फॉर वेरियस स्टेशनरी सप्लाईज टू हिज यूजुअल सप्लायर एस। बी ने एस को कहा कि मुझे कुछ स्टेशनरी आइटम सप्लाई करो। अननोन टू बी, बी को नहीं पता था। एस हैड सोल्ड हिज बिजनेस टू टी, एस ने अपना बिजनेस टी को बेच दिया। अच्छा, बी ने किसको कहा था? एस को। वो जाहिर है उसकी दुकान के एड्रेस पे एस को कहा था। कहा एस को था, दुकान का एड्रेस दिया। दुकान के एड्रेस पे बैठा कौन था? टी। टी सेंड्स द स्टेशनरी टू बी। बी अपॉन डिस्कवरिंग द फैक्ट्स रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द स्टेशनरी। बी को जब पता चला कि भैया ये तो एस ने टी ने भेजी है, उसने कहा मैं ये स्टेशनरी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एडवाइस टी, बताइए क्या टी कोई लीगल एक्शन ले सकता है? क्या बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है? बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं। क्यों? रीजन क्या है? लीगल प्रोविजन बताइए। ऑफर स्पेसिफिक जिस पर्सन को की जाए वही एक्सेप्ट कर सकता है। बी ने तो ऑफर की थी एस को, या टी को एक्सेप्ट करने वाला? ठीक है, ठीक है, उसने टी को एक्सेप्ट ऑफर नहीं की थी। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन, हाँ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो कल के कंसेप्ट में से तो पूछ लीजिए। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इजी है, लेकिन फिर भी लॉ है, मे भी कोई प्रोविजन आपको समझ में ना आई हो, तो पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी, मैंने एग्जांपल दी थी, उस एग्जांपल की डिस्कशन आगे मजीद बाकी है। मैंने वो एग्जांपल दी थी टू डू और नॉट टू डू के कंटेक्स्ट में। वो वैलिड बाय लॉ है कि नहीं है, इसके ऊपर मैंने कोई डिस्कशन नहीं की थी, जानबूझ के नहीं की थी। आपको एग्जांपल दे रहा था, जब मैं ऑफर कुछ काम करने की भी हो सकती है, कुछ काम ना करने की भी हो सकती है, ठीक है, मैंने कहा था ना। और उसमें मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि एक बंदे को हमने ये कहा कि तुम इस प्रेमिसेस में बिजनेस नहीं करोगे, ये कहा, ये नॉट टू डू की एग्जांपल थी। लेकिन आपने नोट किया, वो कह रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं सर आपने फिर उसके बाद एंड में जाके कहा था कि वो जो कुछ एग्जांपल ऐसी हैं कॉन्ट्रैक्ट की जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ठीक है, जैसे एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड। तो इधर मैंने एग्जांपल दी कि हम किसी के साथ एग्रीमेंट अगर ये करें
कि आपने इस इलाके में, हमारे इलाके में 10 लाख रुपया ले, हमारे इलाके में बिजनेस नहीं करना। और दूसरी तरफ मैंने ये समझाया कि ये एग्रीमेंट वॉइड होता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो क्या दोनों कंसर्न में कन्फ्लिक्ट है? नहीं, इसलिए कि यहां मैंने एग्जांपल दी थी कि हम एग्रीमेंट कर सकते हैं और वहां बताया अगर करते हैं तो वॉइड होगा। दोनों कंसर्न में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। क्लियर हुई ये बात? ठीक है। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड वाइड, इसका मतलब ये हमने एग्रीमेंट क्या किया कि आप ये काम ना करें। अगर ये एग्रीमेंट हम कर लेते हैं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। कर सकते हैं, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। जैसे वो माइनर वाला क्वेश्चन था, स्टूडेंट कहने लगा सर ये क्या बात करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि जी माइनर को पॉइंट नहीं किया जा सकता एज एजेंट, और दूसरी तरफ कहते हैं अगर एजेंट पॉइंट करते हैं तो उसके सारे एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। तो भाई लॉ ने कहा माइनर को पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, मैं करना चाहूँ तो कर भी लूँ, वो हो भी जाए। लेकिन लॉ कहता है इस सूरत में सारे कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ेंगे। बात समझ आई? लॉ कहता है चेस्ट बेचने का एग्रीमेंट नहीं करना, मैं करूँ तो कोई रोक सकता है मुझे? नहीं, मैं कर सकता। लेकिन लॉ कहता है फिर अगर करते हो तो मसले मसाइल हमारे पास लेके ना आना। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कोर्ट में डील नहीं करेंगे। बात समझ आई? जी सर। क्या है? हाँ। मुझे लतीफा याद आ गया। एक बंदा दूसरे को देख के कहता है यार तुम्हारी गर्दन पे अजीबोगरीब सी चीज है जिसको देख के डर लग रहा है। दूसरा परेशान हो गया था, क्या? कहता है तुम्हारा मुंह। पहले समझा, पता नहीं कहीं लतीफा ना क्रिएट होने लगा। चले वापिस आ जाए। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, एक तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 का लास्ट कंसेप्ट है हमारा टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और फिर इसके बाद चैप्टर 3 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर 2 का जो लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो स्टडी कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट टाइप्स है, कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंट वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं हम। क्लासिफिकेशन का एक तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, दूसरा तरीका है क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन या ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, और तीसरा तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी का क्या मतलब है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हम इन्फोर्स करवा सकते हैं कि नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम इन्फोर्स करवा सकते हैं कि नहीं। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक वैलिड, वॉइडेबल और वाइड। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। वाइड कौन सा है? नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और वाइडेबल कौन सा है? जो वाइडेबल हो एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, जो कि एग्रीड पार्टी होगी। जैसे इसकी एग्जांपल है कि ऐसा एग्रीमेंट जो फ्री कंसेंट के साथ ना हुआ हो, वो वाइडेबल होता है। और वाइड कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? जो कि इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। अच्छा, वैलिड के साथ वो कहता है एक और टाइप है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट की। कहता है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, असल टाइप्स यही 3 है लॉ में, जो हमारी डिस्कस होंगी ना टाइप्स, वो यही होंगी, वैलिड, वॉइडेबल और वाइड। ठीक है, बाकी टाइप्स हमें समझा रहा है लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आगे इस्तेमाल नहीं होगी फ्रीक्वेंट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वो कहता है एग्रीमेंट जो कि था वैलिड, लेकिन उसकी आपने कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, छोटी मोटी रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से अब आप उसे इन्फोर्स नहीं करवा सकते। जैसे कहता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में सारे एसेंशियल्स पूरे हों, लेकिन अगर आपने उसको राइटिंग में नहीं या रजिस्ट्रेशन में नहीं करवाया, वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था जिसका इन राइटिंग होना जरूरी था, उसको रजिस्टर करवाना जरूरी था। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे अभी 3 एग्जांपल्स हमने पढ़े, जैसे टाइम बाउंड डेट है, ठीक है, और इसके अलावा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, इसके अलावा गिफ्ट फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वो इन राइटिंग और रजिस्टर करवाना जरूरी था, नहीं करवाया। तो लॉ कहता है कि वो हालांकि वैलिड है, लेकिन एक आखिरी स्टेप जो आपने करवाना था वो नहीं करवाया, तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं। तो अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट अलग है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो वो हो गया जो कि टोटली वैलिड है। अनइन्फोर्सेबल जो वैलिड होता अगर आप आखिरी काम करवा लेते, कौन सा? राइटिंग रजिस्ट्रेशन वाला, अगर जरूरी था। इसी तरह वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो है जो आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते, इलीगल भी इन्फोर्स नहीं करवा सकते। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? इलीगल उस एग्रीमेंट को कहते हैं जिसको लॉ ने मना किया हो कि नहीं करना, ठीक है, और वाइड वो है जो कर सकते थे लेकिन किसी वजह से वाइड हो गया, इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। फॉर एग्जांपल, अगर हम जुआ लगाने का एग्रीमेंट करते हैं,
इलीगल। किसी को एग्रीमेंट करते हैं, किसी को सुपारी देते हैं तो भाई जाके इसको ठोकाओ, इलीगल है, इलीगल है। लेकिन अगर हमने एग्रीमेंट किया किसी के साथ कि भाई हम आपकी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इलीगल नहीं है, एग्रीमेंट हो गया। बाद में वो मोटरवे पे जा रहा था बंदा, उसने भी गाड़ी बेची नहीं हमें, वो हादसा हो गया, गाड़ी ठुक गई। अब मुझे ये बताइए, गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? इसमें उसका कुछ थोड़ी जानबूझ के उसने थोड़ी डिस्ट्रॉय की है, अपने आप को थोड़ी नुकसान पहुंचाता जानबूझ के। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड कहलाएगा, इलीगल कहलाएगा। है दोनों ही नॉट इन्फोर्सेबल। लेकिन मे भी आगे चल के हम कहीं पढ़े कि कानून ये कहे वाइड एग्रीमेंट है ना, तो जो एडवांस वगैरह लिया दिया ना तुमने वो वापस करो, पोजीशन रिस्टोर करो। और इलीगल है तो कानून के खबरदार, मेरे पास आना भी ना, सुपारी दी थी ना, उसने नहीं काम किया तुम्हारा, तो ये तुम जानो और वो जाने। अब वो आके वापस के सर देखे से मेरा काम ही नहीं किया, एडवांस भी ले, मुझे एडवांस लेके दे, एडवांस वापस लेके देगा कोर्ट, और भाग जाओ, कोई एडवांस नहीं है, उसको अंदर कर दे बिल्कुल। अब वो क्रिमिनल एक्ट, वो क्रिमिनल कोड करेगा। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक डिसीजन करना है, उसके लिए कोई ना कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगी। भाई ये समझ आया आपको? वैलिड, वाइडेबल और वाइड में समझ आ गया, अनइन्फोर्सेबल भी आ गया, इलीगल भी समझ आ गया। वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहता है अगर कोई एग्रीमेंट शुरू से ही वाइड था उसे कहेंगे वाइड एग्रीमेंट, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। और अगर कोई एग्रीमेंट पहले कॉन्ट्रैक्ट बना उसके बाद वाइड हुआ, वाइड है। अब ये वाला इलीगल एग्रीमेंट जो है वाइड एग्रीमेंट है। लेकिन जो गाड़ी खरीदी का एग्रीमेंट है वो एक दफा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया था जब एग्रीमेंट हो गया, लेकिन जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद वाइड हुआ ना, उसके लिए टर्म यूज करते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट। के वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया था बाद में वाइड हुआ। वाइड एग्रीमेंट का मतलब है वो शुरू से ही फारिग था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं कभी, वो कोई इलीगल ऑब्जेक्टिव था आपका या कंसीडरेशन इलीगल थी। ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन में फर्क तो समझ आ गई ना आपको? चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, क्लियर? नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप है। लिंक इसलिए किया कि ये वैलिड ही होता अगर आखिरी स्टेप हमने कंप्लीट करवा लिया होता, राइटिंग वाला और रजिस्ट्रेशन वाला। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन और फॉर्मेशन। एग्रीमेंट होता है एक्सप्रेस, एग्रीमेंट होता है इम्प्लॉयड, एग्रीमेंट होता है कोजाई कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, कोजाई कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो क्लियरली एग्री किया हो बाय वर्ड्स, चाहे वर्ड्स रिटन हो या स्पोकन, क्लियर वर्ड्स में हो। इम्प्लॉयड कौन सा होगा? जो बाय वर्ड्स नहीं हुआ। अच्छा, बाय वर्ड्स नहीं हुआ तो कैसे हुआ? बाय इशारा, बाय कंडक्ट। जो बाय कंडक्ट एग्रीमेंट हो क्या होगा? इम्प्लॉयड। कोजाई कॉन्ट्रैक्ट कैसे? जिसमें ना ही वर्ड्स हुए, ना ही कंडक्ट, ना ही इशारे से किया गया, ना अल्फाज से किया गया, ना इशारे कंडक्ट से किया गया, बल्कि इसमें तो जिन दो पार्टीज के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ है उन्होंने एक दूसरे को देखा ही नहीं कभी, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसकी बेस ये होती है, नहीं एग्जांपल जो आपके जहन में आ रही है वो गलत है। एग्जांपल, इसकी सही एग्जांपल है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अगर किसी को कोई चीज गुमी पड़ी हुई मिल जाए और वो उसको उठा ले, तो उसमें और जो इस चीज का ट्रू ओनर है उन दोनों के दरमियान में एक गायबाना कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, लॉ कहता है किसी एक बंदे को दूसरे के एक्सपेंस में बेनिफिट नहीं हासिल करना चाहिए। इस बंदे को जिसको अंगूठी मिली इसे अपने बेनिफिट में इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए कि दूसरे को नुकसान हो और इसको बेनिफिट हो, नहीं, बल्कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज वापस करे। याद है आपको फाइंड ऑफ द लॉस्ट गुड में कंसेंट पढ़ा था? किस टॉपिक में पढ़ा था? एजेंसी वाले में कि बेलमेंट में? अच्छा, बेलमेंट वाले में। चलो ठीक, तो ये तीनों टाइप समझ आ गई आपको? एक्सप्रेस, एम्प्लॉयड। अच्छा, एम्प्लॉयड वो कल एक स्टूडेंट कर रहा था, इसका ये मतलब है साइलेंस भी क्या एम्प्लॉयड होगा? नहीं, साइलेंस नहीं होगा। ठीक है, साइलेंस अगला बंदा कोई भी रिस्पॉन्स ना दे इसका मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होता। ठीक है, वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ऐसा दे जिसे हमें लगे तो वो एग्री करता है, फिर एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये अभी परफॉर्म होना बाकी है या हो चुका है। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी ड्यूटीज अदा कर दी है, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ये तो खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। अगर अभी दोनों पार्टीज ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की तो इसे क्या कहेंगे? अगर एक पार्टी ने जिम्मेदारी अदा की, एक ने नहीं की, यूनिलैटरल। अगर दोनों पार्टीज ने भी अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, बाइलैटरल। एग्जीक्यूटेड में क्या होता है? दोनों पार्टीज अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर चुकी है, अपना अपना प्रॉमिस। यूनिलैटरल, एग्जीक्यूटिव में यूनिलैटरल, एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा कर चुकी है, दूसरे ने करना है। बाइलैटरल, दोनों ने अपना प्रॉमिस पूरा करना। क्लियर होता है कंसेप्ट?
कोई कंफ्यूजन तो नहीं, मुश्किल तो नहीं था? कौन सा? ये वाला कौन सा? एग्जीक्यूटिव। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अभी पार्टी ने अपना काम प्रॉमिस पूरा करना है या कर दिया। अगर तो दोनों पार्टीज ने अपना अपना प्रॉमिस पूरा करना है अभी, येट टू बी परफॉर्म, इसे कहेंगे हम बाइलेटरल। एग्जीक्यूटिव या बाइलेटरल। अगर एक पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, दूसरे ने करनी है, ये क्या? यूनिलेटरल। अगर दोनों पार्टीज अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी है, एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर 3, ऑफर एंड एक्सेप्ट। आपको याद है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने एसेंशियल्स पढ़े थे, और मैंने आपको यह बताया था कि इसमें से तकरीबन हर एसेंशियल आगे चल के पूरा चैप्टर बनेगा। तो देखिए पहला एसेंशियल आ गया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इस चैप्टर 3 में हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे, और आप ये देखेंगे कि कंसेप्ट्स मर्केंटाइल लॉ में बार बार रिपीट होते हैं, नए कंसेप्ट्स भी आते हैं, लेकिन बहुत से कंसेप्ट ऐसे हैं जो एक जगह भी हम सीख चुके होते हैं, आगे चल के फिर वही कंसेप्ट आ रहे होते हैं। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इसका मतलब है ये चैप्टर 2 हिस्सों में डिवाइडेड होगा। चैप्टर 3 कितने हिस्सों में डिवाइडेड होगा? 2 हिस्सों में। एक हिस्सा होगा ऑफर का, आधा हिस्सा, और आधा चैप्टर किस पे बेस कर रहा होगा? इन दोनों लदा ना। ऑफर कौन देता है? ऑफर। और एक्सेप्टेंस कौन देता है? ऑफरी। ऑफरी की मर्जी है, चाहे एक्सेप्टेंस दे चाहे रिजेक्शन दे, उसकी मर्जी है, लेकिन अगर वो एक्सेप्टेंस देता है तो वो एक्सेप्टेंस हो जाए। तो 2 हिस्से। पहले कौन सा पढ़े? डेफिनेटली पहले ऑफर होती है, बाद में एक्सेप्टेंस है, थोड़ी पहले एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे बाद में ऑफर। उल्टा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी पढ़ना। ऑफर की टाइप्स कितनी है? ऑफर आज के लेक्चर में जो ऑफर में पढ़ना है, ऑफर उसमें 3 चीजें हमें सिखा रहा है। पहला टाइप्स ऑफ ऑफर, फिर एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, लैप्स और रेवोकेशन ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर तो पता चल गया, हमें को टाइप बताएगा, ये भी ऑफर है, ये भी ऑफर है, ये भी ऑफर है। एसेंशियल्स ऑफ ऑफर का मतलब क्या है? वो चीजें जो एक वैलिड ऑफर में होना जरूरी है। अगर एक चीज भी नहीं होगी तो वो वैलिड ऑफर नहीं होगी तो एक्सेप्टेंस ही नहीं हो सकती, एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता। ठीक। और लैप्स और रेवोकेशन ऑफ ऑफर का मतलब, रेवोकेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन, लैप्स का मतलब होता है खत्म हो जाना। क्या कोई ऐसी सिचुएशन है कि हम किसी बंदे को ऑफर करें और बाद में पछताएं, और हम बाद में उसको कैंसिल करना चाहें, तो कैसे कैंसिल करना पड़ेगा हमें, ये हमें असूल बता रहा है रेवोकेशन के असूल, कि कब ऑफर को कैंसिल किया जा सकता है या किन सिचुएशन में ऑफर लैप्स करेगी। 3 कंसेप्ट ऑफर में पढ़ने हमने। कौन कौन से 3 कंसेप्ट? टाइप्स, एसेंशियल्स या रेवोकेशन। लैप्स या एक ही चीज का नाम है, ये ना एग्जाम में कोई एक टर्म यूज कर ले और आपने ये कहां से क्वेश्चन आ गया, दोनों एक ही कंसेप्ट का नाम है। स्पेसिफिक ऑफर क्या मतलब? भैया आप क्या मेरा लैपटॉप 10,000 में खरीदेंगे? ये मैंने इनको ऑफर किया है, ये कहे सर ये ले 10,000 साथ वाला, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया मेरा और इसका? भाग, इस ऑफर तेरे को की नहीं, इसको की है। ये है स्पेसिफिक ऑफर, जो स्पेसिफिक पर्सन को की जाए। जनरल ऑफर क्या है? जो सबको की जाए, जनरल पब्लिक एट लार्ज को, कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है, जो कोई ढूंढ कर लाएगा उसे 1,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। ये मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। ये कौन सी ऑफर है? इसका मतलब है जो कोई भी ढूंढ के लाएगा, मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसको मैं 1,000 रुपया देने का पाबंद हूं। ठीक है, ये है जनरल ऑफर। स्पेसिफिक और जनरल में फर्क समझ आ गया। एक है ओपन या स्टैंडिंग ऑफर। ओपन या स्टैंडिंग ऑफर का मतलब ये होता है कि मैं ये कहूं, इसकी 2 एग्जांपल आपको देता हूं। पहली एग्जांपल, मैंने ये कहा कि मुझे चावल चाहिए 30 जनवरी तक, जो लोग भी अब चावल मुझे बेचना चाहें इस एड्रेस पे चावल डिलीवर कर दें। अब ये ओपन स्टैंडिंग ऑफर है। अब क्या इसका ये मतलब है कोई एक बंदा आएगा तो मैंने उसे चावल खरीद लिए, ऑफर खत्म होगी? नहीं, 30, अगर कोई दूसरा बंदा भी आ जाता है चावल लेके तो मैं उसे भी खरीदने का पाबंद हूं। तीसरा बंदा आ जाता है उसे भी खरीदने का पाबंद हूं। यह है ओपन या स्टैंडिंग ऑफर। जब मैंने ये कहा था कि जो कोई भी मेरा मोबाइल ढूंढ के लाएगा उसको 1,000 रुपया इनाम दूंगा, क्या ये ओपन ऑफर थी? मैं इसलिए कि मोबाइल ढूंढ के तो एक ही बंदा लेके आ सकता है ना, ये तो नहीं कि एक बंदा लेगा थोड़ी बार दूसरा भी बंदा ले आएगा ढूंढ के, या थोड़ा तीसरा भी ले आएगा, ऐसे थोड़ी होगा। ओपन ऑफर वो है जो कि हर कोई बंदा जो है वो बार बार भी उसको रिपीट करना चाहे कर सकता है। ये क्लियर हो गया ओपन या स्टैंडिंग ऑफर जी? नहीं, जनरल ऑफर का मतलब ये है कि हमने एक ही काम करवाना है एक ही दफा, वो कोई भी कर ले। इसमें ओपन या स्टैंडिंग में मल्टीपल ऑफर्स हैं,
वो बार बार वही बंदा अगर दोबारा भी आ जाए ना चावल लेके, मैं वो भी खरीदने का पाबंद हूं। एक और एग्जाम्पल है कि फर्ज कीजिए मैंने इन्हें कहा क्या आप मेरा लैपटॉप खरीदेंगे, और इनको कहा आपके पास 30 जनवरी तक का टाइम है, फैसला कर लें। 30 जनवरी तक का टाइम है, मैंने अपनी ऑफर को ओपन कर दिया 30 जनवरी तक। इसका मतलब ये अभी अगर फैसला नहीं भी कर पाते 30 जनवरी तक फैसला करना। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। काउंटर ऑफर क्या? काउंटर ऑफर क्या? मैंने कहा रिक्शे वाले से, भैया अनारकली चलोगे? मैंने कहा बिल्कुल चलूंगा। मैं कहा जाओ फिर। नहीं ये नहीं कहा। मैंने कहा कितने पैसे दोगे? उसने कहा 500 रुपया लूंगा। मैंने कहा 450। उसने जो मुझे ऑफर दी 500 में, अगर मैं रिक्शे में बैठ जाता, हाँ ना कहता, मैंने पूछा कितने पैसे, उसने कहा 500 में चलूंगा, रिक्शे में बैठ जाता, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। भाई मैंने उसे हाँ तो कहा ही नहीं, बाय कॉन्ट्रैक्ट, शाबाश, एग्रीमेंट हो गया। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो 450 रुपया दूंगा। अब ये जो मैंने ऑफर कराई ना, अब ये काउंटर ऑफर है। काउंटर ऑफर का रूल है कि जो ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल कर देता है। अब मैं जब रिक्शे वाले ने कहा 500 में चलूंगा, रिक्शे वाला ऑफर था, मैं ऑफरी। अब मैंने जब कहा 450, तो मैंने पहला काम यह किया, उसकी ऑफर को कैंसिल किया। दूसरा काम यह किया, अपनी ऑफर दी, काउंटर ऑफर। अब मैं ऑफरर हूं, वो ऑफरी है। उसे थोड़ी देर सोचने लगा, साथ दूसरी सवारी आई, उसने कहा जाओ मैं 500 देता हूं, चलो। वो बैठ गया। मैंने कहा नहीं मैं तैयार हूं 500 के लिए। अब बताइए कि मेरे से पहले कोई दूसरे पर्सन ने एग्री कर लिया, रिक्शे वाले ने उसके साथ एग्री कर लिया। बताइए क्या मैं रिक्शे वाले के खिलाफ केस कर सकता हूं कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था ऐसा? मैं उसने 500 कहा था, मैं 500 देने को तैयार था। लॉ कहेगा नहीं, जब आपने उसने 500 कहा, उसने ऑफर दी, वो से सुनिएगा, उसने ऑफर दी, आपने 450 कहा, काउंटर ऑफर दी, आपकी काउंटर ऑफर ने ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल कर दिया। अब आपकी ऑफर है, उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी, उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी, ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अब उसके बाद आप दोबारा 500 जब कहा, तो ये पहले वाली ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ये आपकी नई ऑफर समझी जाएगी। काउंटर ऑफर का मतलब क्या है? जो दूसरा बंदा, निगोशिएशन होती है, दूसरा बंदा ऑफर करता है। काउंटर ऑफर का सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल कर देती है, इसके बाद ओरिजिनल ऑफर वैलिड नहीं रहती, यही फिर काउंटर ऑफर ही फिर ऑफर बन जाती है। अब अगली पार्टी की मर्जी एक्सेप्ट कर रही है ना। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर जीवो गरीब सा कंसेप्ट है। उसने कहा आपने एक बंदे को ऑफर दी, एग्जैक्टली इत्तेफाक से उसी वक्त उसी बंदे ने वही ऑफर आपको भी दी। क्रॉस ऑफर कहता है मैंने कराची वाले को लिखा कि क्या मेरा लैपटॉप 10,000 में आप खरीदोगे, उधर से कराची वाले ने भी मुझे लेटर लिखा कि आप अपना लैपटॉप 10,000 में मुझे बेचेंगे। सेम ऑफर है, लेकिन मेरी भी ऑफर है, उसकी ऑफर है। कहता है ये दोनों ऑफरें मिलकर एक्सेप्टेंस बन जाएगी? नहीं, कहता है ये ऑफर ही रहेगी। अजीब सी बात है ना। हमने भी ये पॉसिबल नहीं है। पुराने जमाने में शायद कभी पॉसिबल, जब लेटर लिखे जाते थे, ठीक है, अब तो अब भी लिखे जाते हैं। नहीं अब तो मोबाइल आ गया, अब नहीं लिखे जाते। क्रॉस क्रॉस ऑफर जी, हाँ बीसीएस, हाँ अच्छा उनकी बात कर रहे हैं, मैं अच्छा कुछ और समझा। ये टाइप्स ऑफ ऑफर क्लियर हो गया आपको? टाइप्स ऑफ ऑफर, स्पेसिफिक का क्या मतलब है? स्पेसिफिक पर्सन वही एक्सेप्ट कर सकता है कि दूसरा एक्सेप्ट। जनरल ऑफर जिसको भी जो भी एक्सेप्ट कर ले वैलिड। ओपन या स्टैंडिंग, कुछ अरसे के लिए हम कह देते हैं। काउंटर ऑफर, रिवर्स ऑफर कर सकते हैं, ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे। काउंटर ऑफर का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है? ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाती है। क्रॉस ऑफर एग्जैक्टली सिमिलर ऑफर वो दो तो वो मिलकर एक्सेप्टेंस नहीं बनेगी। नेक्स्ट, एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। इसमें कुछ एसेंशियल्स अंडरस्टूड हैं, वो तो मैं निकाल दूंगा जल्दी, कुछ के ऊपर ज्यादा डिस्कशन करूंगा। बहरहाल आप मुझे ओके करेंगे तो फिर मैं आगे चलूंगा, वरना नहीं। 2 पर्सन होने चाहिए, एक बंदा ऑफर करेगा, दूसरे को ऑफर करेगा। ऑफर करने वाला और जिसको ऑफर हो रही है वो। ऑफर करने वाले को क्या कहते हैं? ऑफर, और जिसको ऑफर की जाए ऑफरिंग। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। एग्जाम्पल दीजिए जिनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट्स, डोमेस्टिक, कमर्शियल, हाँ कमर्शियल नहीं, शाबाश। सर्टेन एंड डेफिनेट टर्म ऑफर क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए। एक बंदा जो है वो किसी दूसरे को, वो बंदा 10 तरह के चावल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। क्या क्या होती है? एक सेला होता है, एक कर्नल होता है, सुपर कर्नल, बासमती, और भी जो होता है। क्या चले जितने में एक बंदा 10 किस्म के चावलों में ट्रेड करता है, वो दूसरे को ऑफर दे रहा है क्या आप 100 रुपीज पर केजी पे चावल खरीदेंगे? ये ऑफर सर्टन डेफिनेट नहीं है। क्यों भाई? 10 तरह के चावल बेचता है, कौन से चावल किस्म की बात कर रहे हैं, तो बताना चाहिए।
एक बंदा एक ही किस्म का चावल बेचता है, वो दूसरे को ऑफर करता है, ये सर्टन है। एक बंदे के पास 2 गाड़ियां, एक ब्लैक एक व्हाइट, 2 गाड़ियां, वो ऑफर करता है क्या आप 5 लाख में मेरी गाड़ी खरीदेंगे? ये ऑफर सर्टन एंड डेफिनेट नहीं है। एक बंदे के पास एक ही गाड़ी है ब्लैक, वो ऑफर करता है क्या आप मेरी गाड़ी खरीदेंगे? ये ऑफर सर्टन एंड डेफिनेट, गाड़ी है। तो ऑफर जो है सर्टन एंड डेफिनेट होनी चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकती है, एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं, बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए किसको? ये है डिस्कशन करने वाला पॉइंट। ऑफर तब तक ऑफर नहीं होगी जब तक कम्युनिकेट ना हो किसको? ऑफरी को। और ऑफरी को कब कम्युनिकेट की जाती है? जब उसकी, अच्छा अजीब बात देखें, कह रहा है जब उसके नॉलेज में ये बात आती है तब, मैन कम्स टू हिज नॉलेज, मैन कम्स टू हिज, एक बंदे का, उसकी बकरी गुम हो गई, नहीं आई कैब के पास पेपर में उसने मिसाल दिया घोड़ा गुम हो गया, तो हमने जाहिर है थोड़ा सा बदल के मिसाल बना ली ना। उसने अपने नौकर, उसका नाम आफ्ताब नहीं, उसका नाम असलम था, उसने अपने नौकर असलम को कहा जाओ बकरी ढूंढ के लाओ। नौकर निकल गया जंगलों में, बकरी अक्सर उधर ही चली जाती थी, और 2-3 दिन तक नौकर भी वापस नहीं आया, ढूंढ रहा है भाई। अब मालिक ने पीछे से ऑफर की कि जो कोई बकरी को ढूंढ के लाएगा, बकरी को, और नौकर की टेंशन नहीं थी उसे, बकरी की टेंशन थी, बकरी को ढूंढ के लाए 1000 रुपया इनाम मिलेगा। अब उसके अनाउंस करने के कुछ ही देर के बाद, थोड़ी देर के बाद वो नौकर आ गया बकरी को लेके। अब नौकर को नहीं पता था कि मेरे बाद ये ऑफर जो है ये इनाम अनाउंस किया गया है। नौकर ने मालिक से कहा मालिक वो इनाम तो दीजिए। मालिक ने भाग जाओ, कोई इनाम नहीं। बताइए क्या नौकर रिवार्ड क्लेम कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? ऑफर उसको कम्युनिकेट ही नहीं की गई। जब ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं तो ऑफर नहीं है, ऑफर नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अभी नहीं, अभी ट्विस्ट बाकी है। अभी कैंसिलेशन में पढ़ेंगे कि जो बंदा ऑफर करे ना वो कैंसिल भी कर सकता है। ऑफर करे लेकिन कैंसिल कब कर सकता है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। अगर एक्सेप्टेंस होगी फिर तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कैंसिल करें ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस बढ़ता है, डैमेजेस पे करने पड़ते हैं। क्या हम अपनी ऑफर को कैंसिल कर सकते हैं? या कब कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस से पहले पहले, ठीक है। ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए। क्वेश्चन, बंदे ने लेटर लिखा, क्या आप मेरी दुकान 50 लाख में खरीदेंगे? लेटर पोस्ट कर दिया, लेटर पोस्ट कर दिया। जिस दिन लेटर पोस्ट किया क्या ऑफर कम्युनिकेट हो गई ऑफरी को? नहीं हुई। जिस दिन उसके घर लेटर पहुंचा उस दिन कम्युनिकेट हो गई? उस दिन भी नहीं हुई। क्यों? उसके नॉलेज में नहीं आया, पढ़ा ही नहीं उसने। तो कोई बता देगा? उसने ये नहीं कहा जब रीड करे, उसने कहा जब उसका नॉलेज में। लॉ में आप गौर नहीं करते अल्फाज में, मुझे लगता है यहां क्या लिखा हुआ है, नॉलेज, ये नहीं लिखा हुआ रीड, नॉलेज में। अच्छा, लेटर उसने खोल के पढ़ लिया, अब कम्युनिकेट हो गई? बिल्कुल हो गई। अब सुनिए कहानी में ट्विस्ट। नहीं अभी नहीं, रेवोकेशन, रेवोकेशन में बताऊं अभी। भाई ये पॉइंट समझ आ गया ना? ऑफर कम्युनिकेट करवानी है ऑफरी को। आगे ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर कंडीशनल भी हो सकती है, मतलब कोई कंडीशन अटैच कर सकते हैं आप ऑफर के साथ कि भैया मैं आपको लेटर लिख रहा हूं कि क्या आप 50 लाख में मेरी दुकान लिखेंगे? अगर मंजूर हो ना आपको तो आपने मुझे 50 लाख का चेक भिजवाना है, 50 लाख का चेक भिजवाना है। मैंने कंडीशन लगा दी, चेक भिजवाना है, ठीक है। अब क्या वो बंदा मुझे फोन करके कह सकता है मुझे मंजूर है? अगर वो फोन करके कहे मुझे मंजूर है, क्या ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी? मैं कहता मेरी ऑफर के साथ कंडीशन थी, पूरी करनी, एक्सेप्ट करनी है तो कंडीशन के साथ करो, वरना नहीं, ठीक है। तो हम ऑफर के साथ कंडीशंस को अटैच कर सकते हैं। शर्त यह है कि कंडीशंस क्लियरली कम्युनिकेट करें, स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करें उस पार्टी को। कंडीशन, अगर आपने ऑफर के साथ कंडीशन अटैच की है तो स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करें उसको, ठीक है। फर्ज कीजिए एक कंपनी ने ईमेल भेजी, एक पर्सन उसे सीवी भेजी थी कि आपको हम जॉब ऑफर करते हैं, आप 1 फरवरी से आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये ऑफर मंजूर है तो आपने रिटर्न फॉर्म में, ईमेल के जरिए नहीं, रिटर्न फॉर्म में हमारे ऑफिस में आके इतला दीजिए। उस बंदे ने टेलीफोन पे इतला दे दी मुझे मंजूर है। बताइए क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया? क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ? ऑफर के साथ कंडीशन अटैच थी और उसने एज इट इज काम नहीं किया।
ऑफरी कैन नॉट, ऑफरी जो है ना उस कंडीशन को मॉडिफाई नहीं कर सकता, उसे या तो एज इट इज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी या एज इट इज रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ये बात समझ आ गई? ऑफर कंडीशन भी हो सकती है, कंडीशन है तो ऑफरी को एज इट इज एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर ऑफरी अपनी तरफ से कोई कमी बेशी करने की कोशिश करता है तो ओरिजिनल ऑफर कैंसिल, वो काउंटर ऑफर समझी जाएगी। ये भी क्लियर हो गया कंसेप्ट? एक छोटा मुझे केस याद आ गया, बंदा गया होटल स्टे करने के लिए, और होटल में स्टे करने के लिए वो जब होटल देते हैं, रूम देते हैं, तो वो एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन भी होती है, जिसमें नॉर्मली ये लिखा होता है कि आपका सामान गुम हुआ तो हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। उस जहां पे वो रेट, उसने रूम रेंट वगैरह सारी चीजें एग्री हुई थी, उसकी बैक साइड पे टर्म एंड कंडीशन लिखी थी और लिखा हुआ था कि आपने जब कभी होटल से बाहर जाना है रूम लॉक करके जाना है, वरना कोई चीज गुम हुई तो हम जिम्मेदार नहीं है। फ्रंट पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, बैक पे टर्म एंड कंडीशन लिखी थी, फ्रंट पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ उसका जो रेंट था उसका बिल था कि आपने 10,000 रुपया अदा करना। वो बंदा बाहर गया, होटल से पीछे आया, सामान चोरी हो गया। बताइए क्या होटल मालिक लायबल है कि उसका नुकसान पूरा करेगा? जी, इसका आंसर है लायबल है, क्योंकि उसने ऑफर के साथ जो कंडीशंस थी वो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं की, वो बैक एंड पे था, बैक अब उससे पता ही नहीं है कि बैक में कुछ कंडीशंस है कि नहीं, उसने सिर्फ वही पेज पढ़ा और उसको साइन कर दिया। सिमिलर केस दोबारा हुआ। अब की बात फर्क सिर्फ ये था कि फ्रंट पेज में बिल के साथ नीचे लाइन लिखी हुई थी, टर्म बराए मेहरबानी टर्म्स एंड कंडीशन इस सफे के पिछली तरफ मुलाजा फरमाएं। अब सिमिलर केस हुआ, अब बताइए होटल का मालिक लायबल है कि नहीं? अब नहीं, क्यों? अब उसने स्पेसिफिकली कम्युनिकेट कर दिया कंडीशंस को। तो ऑफर कंडीशन हो सकती है, शर्त किया है आपने कंडीशनली इसको कम्युनिकेट करना है और ऑफरी ने एज इट इज एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट, नो नेगेटिव कंफर्मेशन। मैं लेटर लिखूं, भैया मैं अपने दुकान आपको 50 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, अगर आपको मंजूर नहीं है ना तो 10 दिन के अंदर इतला करे, अगर आपकी तरफ से कोई इतला नहीं आई तो मैं समझूंगा कि आपको मंजूर है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया? वो कहता है ऐसे थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कहता है वो उसका एक्सेप्ट करना जरूरी है और रिजेक्ट करना जरूरी नहीं है। साइलेंस जो है नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं है, नेगेटिव कंफर्मेशन ऑफर में नेगेटिव कंफर्मेशन इंक्लूड नहीं कर सकते। भाई उसे क्या टेंशन है, वो हर ऑफर को नो करता रहेगा। तो भाई उसने नहीं जवाब दिया, इसका मतलब यही है कि वो नहीं चाहता। एक और याद आ गया मुझे सीन, आपने मूवी देखी होगी वो चूड़ियां, उसमें पता नहीं वो नाई का बेटा था, वो नाई गांव के चौधरी से रिश्ता लेने जाता है, तो गांव का चौधरी क्या करता है, उसमें कुत्ते छोड़ देता है। वो कुत्ते उसको कोई आधा पौना घंटा उसका सही उसकी कुत्तोवारी करते हैं उसके। पौने घंटे बाद नाई उठ के चौधरी को कहता है अच्छा तो फिर मैं ना समझा भाई इसका मतलब है कुछ ऐसा लगे अभी। तो मुझे बताइए, अगर इसी तरह हमें ऑफर करने वाला कहे कि भाई 5 दिन के अंदर अगर आपने ना की तो मैं हाँ समझ लूंगा, और भाई ऐसे कोई ऑफर होती है? ऐसे नहीं ऑफर होती। साइलेंस नॉट एक्सेप्टेंस, साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है। आप इस तरह की कोई कंडीशन अटैच नहीं कर सकते ऑफर के साथ कि अगर आपने इतने दिनों में हाँ या ना किया तो हम कॉन्ट्रैक्ट वैलिड समझ लेंगे। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्टेंस के लिए क्लियर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट, मकसद होना चाहिए कि उस बंदे की कंसेंट लेनी है, आपने रजामंदी लेनी है, जाहिर है यही मकसद होगा। और इसलिए ये थोड़ा टेक्निकल है। इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर कहता है एक होता है इन्विटेशन टू ऑफर, एक होता है ऑफर। फर्क क्या है? आप डिपार्टमेंटल स्टोर गए, आपने देखा उधर शैम्पू की बोतल पड़ी हुई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 200 रुपए, आपने काउंटर से पकड़ा, सॉरी उधर शेल्फ से पकड़ा, काउंटर पे ले गए। कस्टमर उस बंदे ने कहा नहीं सर ये फॉर सेल नहीं है। आपने कहा नहीं, तुमने जो ऊपर शेल्फ पे ये बोतल रखी प्राइस लिख के, इसका मतलब है तुमने मुझे ऑफर की थी और मैंने जब इसको उठाया तो मैंने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दुकानदार कहने का नहीं सर लगता है जिस दिन कंसेप्ट डिस्कस हो रहा था आप छुट्टी पे थे। ये इन्विटेशन टू ऑफर होती है। हमारा चीजों को डिस्प्ले करना इन्विटेशन टू ऑफर है। क्या आपको अगर ये पसंद है तो आप हमें ऑफर करिए, खरीदना कि नहीं खरीदना। जब आप हमारे पास चीज लेके आते हैं ये आपकी तरफ से ऑफर है। जब हम चीज को स्कैन करते हैं ना तब ये एक्सेप्टेंस होती है, उससे पहले एक्सेप्टेंस कोई नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारी, इसका मतलब है जो एडवर्टीजमेंट, जो ये डिस्प्ले ऑफ गुड्स है स्टोर्स में, ये ऑफर नहीं है, इन्विटेशन टू ऑफर है। इसी तरह बाहर में से आ रहा, नीलामी होगी फर्नीचर की इस दिन, दूर दूर से लोग आए, पता चला नीलामी कैंसिल हो गई। क्या जो भी लोग आए अपना किराया रिकवर करवा सकते हैं ऑप्शन करने वाले से? वो कहते हैं ये जो एडवर्टीजमेंट होती है ना ऑप्शन के लिए, ये भी इन्विटेशन टू ऑफर होती है। आप उधर जाते हो और आप अपनी बोली लगाते हो 10,000, 10,001, 10,002, ये ऑफर होती है। अखबार में इश्तिहार देना ऑप्शन का, ये इन्विटेशन टू ऑफर है कि आए अपनी अपनी ऑफर दे। उधर बैठ के जो आप ऑफर करते हैं वो आपकी तरफ से ऑफर होगी।
और जब वो नीलामी करने वाला वो कहता है 10,001, 10,002, 10,000 ठग, वो जो ला कहता है जो तीसरी दफा ठग होता है ना, वो एक्सेप्टेंस है, उससे पहले एक्सेप्टेंस नहीं। तो ये जो अखबार में इश्तिहार आएगा ये भी ऑफर नहीं है, ऑफर तो ऑप्शन में होगी। हाँ जी, ये ठग भी एक्सेप्टेंस होती है भाई, ऑफर नहीं होती। एडवर्टाइजमेंट, सेल एंड परचेज बाय टेंडर, आपको पता है अखबार में इश्तिहार भी आते हैं, गवर्नमेंट को इतनी चीजें मतलूब है, इंटरेस्टेड, अपनी अपनी ऑफर भेजे। वो जो टेंडर का नोटिस आता है ना, वो ऑफर नहीं है, इन्विटेशन। हुआ ऑफर क्या है? अब ये ना मैं कहूँ सर आपने वो बाद में ऑफर दी थी, मैंने जब आपको लेटर लिखा तो मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस थी, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, और तुझे कॉन्ट्रैक्ट दे, 10 बंदे और भी तो लिखा, किस किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे, वो सबकी ऑफर है। बाद में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इसमें से किसको कॉन्ट्रैक्ट देना, एक्सेप्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से बाद में होगी। इसी तरह सर्कुलेशन ऑफ प्राइस लिस्ट, ईमेल अकाउंट हमने खोला, उसमें पता चला कि हमें किसी पब्लिशर ने अपनी बुक्स जो उसके पास है वो सारी लिस्ट लिखी कि सर ये बुक्स है उनका, ये आपको भी शायद ईमेल वगैरह तरह की आती होगी। हमने उनमें से एक बुक सेलेक्ट करके कस्टमर उस बंदे से पब्लिशर से कहा भेज दो, उसने कहा सर ये तो खत्म हो गई। हमने कहा बस फिर हमें हर जाना अदा करो, क्योंकि तुमने जब हमें ईमेल भेजी तुम्हारी तरफ से ऑफर थी, हमने जब तुम्हें ऑर्डर दिया कि ये चीजें हमें भेज दो, हमारी तरफ से एक्सेप्टेंस थी नहीं, उसकी ईमेल इन्विटेशन टू ऑफर थी, हमारा उसे कहना चीजें भेज दो ये ऑफर थी, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन नहीं की। तो ये 4 केसेस हैं जब इन्विटेशन टू ऑफर होती है, ऑफर नहीं होती। एसेंशियल्स ऑफ ऑफर क्लियर हो गए? ये इन्विटेशन टू ऑफर है, इन्विटेशन टू ऑफर बिल्कुल। नेक्स्ट, लैप्स आर रेवोकेशन, मतलब क्या? ऑफर को कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन कब? एक्सेप्टेंस से पहले पहले, एक्सेप्टेंस के बाद तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कहते कर सकते। अच्छा, कैंसिल कब? सुने, बाय ऑफर, ऑफर करने वाला ऑफर कैंसिल कर सकता है, ऑफर करने वाला कैंसिल कर, बिल्कुल कैंसिल कर सकता है, बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफर ही कैंसिल कर सकता है। क्या ऑफरी जो है इसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, इसने अपनी, अब ये केस सुनिएगा जरा, अब थोड़ी आज के लेक्चर की समझिए टेक्निकल पॉइंट। ऑफर कराची वाले ने, लाहौर वाले ने कराची को ऑफर किया, कराची वाले ने एक्सेप्टेंस देने, ठीक है, लेटर कराची वाले के पास पहुंचा, कराची वाले ने भी डिसाइड नहीं किया, लाहौर वाले ने उसे कहा सर ऑफर कैंसिल, क्या ऑफर कैंसिल हो गई? बिल्कुल कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई। कराची वाले ने एक्सेप्टेंस का लेटर लिख दिया, अभी लाहौर वाले के पास नहीं पहुंचा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं? ऑफर ऑफरी के पास पहुंचना जरूरी है, एक्सेप्टेंस ऑफर के पास पहुंचना जरूरी नहीं है। जिस वक्त उसने एक्सेप्ट किया ना, एक्सेप्टेंस किस वक्त हुई? जिस वक्त ऑफरी ने लेटर लिखा और लेटर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, यानी आउट ऑफ हिज रीच हो गया, आउट ऑफ हिज रीच हो गया, ऑफर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, एक्सेप्टेंस हो गई। बात समझ आ रही है? दोबारा समझाऊं, लाहौर वाले ने 1 तारीख को लेटर सेंड किया, कराची वाले के पास पहुंचा 5 तारीख को, 6 तारीख को कराची वाले ने कहा एक्सेप्टेड और उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया, पहुंचना है लाहौर वाले के पास 11 तारीख को, कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हो गया? 6 तारीख को। अब सुनिएगा, ऑफर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहे कर सकता है? नहीं, अब नहीं कर सकता। 8 तारीख को कैंसिल कर सकता है, बात समझ आई? 8 तारीख को कैंसिल, ऑफरी इस एक्सेप्टेंस को कैंसिल कर सकता है, ऑफरी जिसने एक्सेप्ट कर लिया था अपनी एक्सेप्टेंस को अब कैंसिल कर सकता है 8 तारीख को, लॉ कहता है ये कर सकता है। यानी एक्सेप्टेंस, इसके बारे में लॉ टेक्निकल वर्ड यूज करता है, एक्सेप्टेंस हो गई कब? ऑफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू से तब एक्सेप्टेंस हुई जब ऑफरी ने लेटर लिख के भेज दिया। एक्सेप्टेंस कब होती है? ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ऑफरी ने लेटर लिख के भेज दिया, एक्सेप्टेंस हो गई ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू। ऑफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस कब होती है? जब लेटर ऑफर के पास पहुंचा, उसके नॉलेज में आया। इसका मतलब है जब एक्सेप्टेंस इन ट्रांजिट है ना, तो एक्सेप्टर फेवरेबल पोजीशन में है, वो कैंसिल करना चाहे कर सकता है, ऑफर कैंसिल नहीं कर सकता। बात समझ आई? देखिए, ऑफर कैंसिल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तब ऑफरी के एक्सेप्ट करने से पहले पहले, ठीक है।
अब ऑफरी एक्सेप्ट कर लिया, ऑफर कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन लेटर रास्ते में है, एक्सेप्टेंस वाला लेटर रास्ते में है, ऑफर कैंसिल कर सकता है? नहीं कर सकता। ऑफरी कैंसिल कर सकता है? कर सकता है। कब तक? जब तक एक्सेप्टेंस उसके नॉलेज में ना आ जाए, उसको पता ना चल जाए, पहुंच जाए उस तक पहुंच जाए, रीच का नॉलेज में ना आ जाए जब उसके। भाई ये बात समझ आई आपको? ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है कि ये ऑफरी भी रिवोक कर सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव हो जाएगा। कब कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव हो जाएगा? जब एक्सेप्टेंस ऑफर तक पहुंच जाएगी तब कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव हो जाएगा, उससे पहले कर सकता है। ठीक है, या यूं लिख सकता है बिफोर ऑफरर नोज अबाउट इट। जब ऑफरर को पता चले एक्सेप्टेंस का, उससे पहले ऑफर कैंसिल कर सकता है, वरना नहीं। भाई बात समझ आई? आगे आसान है। क्या कंडीशन फुलफिल ना की जाए, जो कंडीशन थी अटैच की गई थी, ऑफर फुलफिल ना करे, ऑफर खत्म। कंडीशन हो सकती है ना ऑफर, अगर ऑफरी कंडीशन पूरी ना करे, एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर, कहा था रिटन फॉर्म में एक्सेप्टेंस देना, उसने फोन करके कह दिया एक्सेप्टेड, क्या वो एक्सेप्टेंस हो गई? कोई एक्सेप्टेंस नहीं, फारिग हो। टाइम पास, हमने कहा था 30 तारीख से पहले बताना, वो 5 फरवरी को आ गया। अगर ऑफर में टाइम मेंशन है तो टाइम के बाद, टाइम गुजर गया, ऑफर खत्म। ऑफर में टाइम मेंशन नहीं है तो रीजनेबल टाइम, जहां पे कोई चीज मेंशन नहीं होती वहां पे लॉ कहता है रीजनेबल, और रीजनेबल केस टू केस डिसाइड किया जाता है। हम नहीं बता सकते रीजनेबल का मतलब कितने दिन है। काउंटर ऑफर तो पढ़ लिया ना। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन, गाड़ी तबाह होगी बाद में, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, ऑफर हो गई, लेकिन बाद में गाड़ी तबाह हो गई, ऑफर किया, कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ होता, वो भी फार्म हो जाता। तो जो चीज ही वो इलीगल डिस्ट्रॉय हो गई। इलीगल कब हो सकती है? क्या ऐसा पॉसिबल है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई चीज लीगल थी, बाद में इलीगल हो गई? जिसमें कॉन्ट्रैक्ट था उस वक्त आलू की इंपोर्ट इजाजत थी इंडिया से, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जंग हो गई, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, इलीगल। अब ये कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, सारा कुछ खत्म। डेथ आर इनसैनिटी, अगर ऑफर या ऑफरी में किसी की डेथ हो जाए या इनसेन, पागल हो जाए, लेकिन याद रखे डेथ और इंसैनिटी बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद किसी की डेथ या इंसैनिटी हुई, उसके वाली वारसान जिम्मेदार होते हैं। यहां पे भी ट्विस्ट वैसा ही, ऑफर ने ऑफर की, 1 तारीख को ऑफर की, लेटर कराची पहुंचा 5 तारीख को, 4 तारीख को ऑफर की डेथ हो गई, ऑफर लैप्स हो गई कि नहीं? कराची वाले को नहीं पता उसकी डेथ हो गई, कराची वाले को नहीं पता उसकी डेथ हो गई, ये बिफोर एक्सेप्टेंस डेथ हो गई। अगर कराची वाले को पता चल गया इसकी डेथ हो गई, ऑफर खत्म। लेकिन अगर कराची वाले को नहीं पता, उसने एक्सेप्टेंस का लेटर लिख दिया, फिर वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट, फिर ऑफर रिवोक। याद है वो हमने बैंक वाली एग्जांपल में भी पढ़ा था, बैंक अकाउंट होल्डर के ऑपरेशंस को डिसमिस करते हैं जब उसकी डेथ या इंसैनिटी हो, लेकिन कब? जब उसे पता चले। लॉ को एक्चुअल डेट से गर्ज नहीं होती, लॉ कहता है पार्टीज को कब पता चला। तो ऑफरी के लिए वो कब मरेगा? जब उसे पता चलेगा। ऑफरी के लिए अभी वो जिंदा ही है, 6 तारीख को नहीं, ऑफरी के लिए जिंदा है वो, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वाली वारसान लायबल है। भैया डेथ या इंसैनिटी समझ आई? बकी बात है। अच्छा, आज क्या करना है आपने? देखिए लॉ में कंसेप्ट सिंपल है, लेकिन इक्का दुक्का कंसेप्ट होता है, सोचना पड़ता है। जैसे इसमें कम्युनिकेटेड वाला, ये खास तौर पे इसको आपने समझना है। इसमें ऑफरी, ये वाला कंसेप्ट खास तौर पे समझना है। डेथ और इंसैनिटी वाला, ये भी समझने अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन सबसे अहम कंसेप्ट अगर ना सर आज के दिन में सबसे अहम कंसेप्ट, तो मैं कहूंगा ये लैब्स में सेकंड बाय ऑफरी वाला, और यहाँ पे कम्युनिकेटेड ऑफरी सबसे अहम कंसेप्ट है। तो आज घर जाके इनको तसल्ली से आपने पढ़ना है, समझना है, और खास तौर पे केस स्टडीज और पास पेपर के क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि इतना जो हमने कवर किया, ये ओवर तो नहीं हुआ? आप रीजनेबल था, समझ आ रहा है? इतनी ही एक्सटेंड रख के बाकी के लेक्चर भी प्लान कर लूं कि डेली एंड तक हम इतना पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर खत्म।